नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो है शासन प्रणाली। तो मुख्यतः फोकस हमारा रहेगा भारत की शासन प्रणाली से संबंधित जो प्रश्न यूपी, पीसीएस, आरओएआरओ, बीपीएससी, यूपीएससी की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का ये आपका सीरीज का चौथा वीडियो है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर मिलती है आपको गारंटी के साथ तैयारी करने का मौका। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा और विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक, भारत की शासन प्रणाली। तो अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है शासन प्रणाली, अर्थात भारत की शासन प्रणाली किस तरीके की है उस पर जो आधारित प्रश्न है वो करेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। आईएएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है आपको सही से दिखे ना, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शन ए है आपका व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। ऑप्शन सी, बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं, या एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपसे पूछा है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है, तो वो आपका एक का ए ऑप्शन सही है। राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व कौन से हैं? एक तो व्यक्ति होता है अर्थात जनसंख्या या जनता, दूसरा होता है सरकार या सत्ता, और तीसरा होता है निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग, यानी कि एक सीमा होनी चाहिए जो निर्धारित हो, और चौथा है संप्रभुता, अर्थात वह अपने घरेलू एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व है संप्रभुता। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता या शासनाध्यक्ष। यूपी पीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, और दूसरे का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, संप्रभुता। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, शासन या सत्ता और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका तीसरा कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण ही भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है और इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपसे पूछा गया है। देखिए, जो पहला पॉइंट है आपका कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, भारत राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेता है। दूसरा पॉइंट है आपका कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। ये कहीं पर भी उल्लेख आपको नहीं मिलेगा, कोई भी संप्रभुता कम नहीं होती है। तो आपका केवल एक यानी कि ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। भारत का राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ठीक है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या अर्धलोकतंत्रात्मक। यूपी पीसीएस प्री 1990 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, और चौथे का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, संसदात्मक। देखिए, शासन प्रणाली की दो जो प्रमुख व्यवस्थाएं होती हैं वो कौन सी हैं? एक तो संसदात्मक होती है, दूसरी होती है अध्यक्षात्मक। तो भारत में जो है संसदात्मक है, जो ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न है आपका कि संसदात्मक शासन व्यवस्था है, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, और आप सभी को बहुत ही आसानी से इसका उत्तर पता होगा, डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है आपका छठा, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का
सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। आईएएस प्री 2020 का प्रश्न है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, कौन सी होती है, यह आपसे पूछा गया है और इसका सही उत्तर है आपका बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ग्रेट ब्रिटेन, यूके में, बेल्जियम में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में? यूपी पीसीएस प्री 2018, एमपी पीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? और सातवें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। आईएएस प्री 1998 का प्रश्न है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, आठवें कौन सा उत्तर आपका सही होगा? और इसका सही ऑप्शन है आपका डी, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। भारतीय संसदीय प्रणाली न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, ठीक है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। तो भारत और ब्रिटेन की संसद प्रणाली में सिर्फ एक भिन्नता है, न्यायिक पुनरावलोकन की, ठीक है। जो कानून बनाते हैं संसद वाले, उसका न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति भारत में सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। अगला जो प्रश्न है आपका वो 9 है। आईएएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? पॉइंट वन है आपका, बिंदु 1, जहां एक विधि निर्माण का संबंध है, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। दूसरा बिंदु है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। आईएएस प्री 2021 का प्रश्न है, बताइएगा 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और जो पहला बिंदु है वो बिल्कुल सही है और दूसरा बिंदु भी बिल्कुल सही है, तो आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षतात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है आपका ए बिंदु, संसदात्मक सरकार भारत में है, स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में है, संघात्मक सरकार भारत में है, लेकिन जो आपका बी ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में अध्यक्षात्मक सरकार है वो नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपकी अमेरिका में है, जहां पर राष्ट्रपति का चुनाव सीधे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सीधे होता है, उसको अध्यक्षात्मक सरकार कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न है 11वां कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? और 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार भारत में नहीं है, ठीक है। भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन और औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आईएएस प्री 2015 का प्रश्न है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, और 12वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा
कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि किसी राष्ट्र के अध्यक्ष के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। अगला प्रश्न है आपका कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? आईएएस प्री 2017 का प्रश्न है। कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। बताइएगा 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? सी ऑप्शन आपका, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। अगला प्रश्न है आपका 14वां कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। आईएएस प्री 2013 का प्रश्न है, कौन से कूट सही है? आप बताइए कौन से बिंदु सही है, उसके आधार पर आपका सही उत्तर का चयन करना है। और इसका जो पहला बिंदु है वो बिल्कुल सही है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा बिंदु जो है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, यह भी बिंदु आपका सही है। लेकिन तीसरा आपका गलत, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राज्य का अध्यक्ष भारत में राष्ट्रपति होता है। तो आपका ए पॉइंट आपका सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? और 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? देखिए, भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। यहाँ पर विधायिका न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है, विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र है और जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह है। तो यहाँ पर आपका जो सही है ऑप्शन वो ई हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 16वां कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। आईएएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ए ऑप्शन है आपका कि ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण राष्ट्रोन्मुख दशा में हो। तो आईएएस प्री 2017 का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। और 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। अगला प्रश्न है आपका 17वां कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में या उच्च सदन में? यूपीपीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। और 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, राष्ट्रपति में, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है आपका 18वां, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। यूपीपीसीएस प्री 2009 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 का प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? 18वें का कौन सा बिंदु आपका सही होगा? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार होती है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, गलत। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3, चौथा सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, क्या सही है? भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, क्या सही है? भारत में लोकतांत्रिक समाज है, क्या सही है? भारत एक कल्याणकारी राज्य है, क्या सही है? यूपीपीसीएस में 2012 का प्रश्न है
और बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर रहे होंगे। ये सभी बिंदु सही हैं, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन या सत्तावादी सरकार। यूपी पीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? और 20 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? डी, सत्तावादी सरकार। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत की राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से या भारत की संसद से? यूपी पीसीएस मेंस 2017, एमपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है और 21 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, भारत के संविधान से। अगला प्रश्न है आपका कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। आईएएस प्री 2021 का प्रश्न है कि संवैधानिक सरकार का क्या आशय है? और 22 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से है जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं करती है। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार के प्राधिकार का स्रोत संविधान होता है। अगला प्रश्न है आपका 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर को चुनिए। अभिकथन ए है आपका कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कथन आर है आपका कि भारत का अपना एक संविधान है। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है और आपका सही उत्तर आपको चुनना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। भारत का अपना एक संविधान है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं है। ठीक है, पहले कथन की व्याख्या नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम या लाल फीताशाही। झारखंड पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुशासन की व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है? और 24 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, लाल फीताशाही। अगला प्रश्न है आपका कि कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। आईएएस प्री 2009 का प्रश्न है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 25 का। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य का, कम्युनिस्ट राज्य का, लोकतांत्रिक राज्य का या पुलिस राज्य का? झारखंड पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, साम्यवादी राज्य। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? और 27 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, साम्यवादी। साम्यवादी सोच या साम्यवादी दर्शन भारतीय संविधान का नहीं है, कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है और राजनैतिक समानता भी भारतीय संविधान का दर्शन है या लक्षण है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षतात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। यूपी पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? और बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही है, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है, संविधान है, संसद है या राष्ट्रपति है? उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? और 29 का जो सही उत्तर है आपका वो ये है, भारत की जनता, यानी कि जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी ना होकर सेवक हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। यूपी पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है
कि निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? और 30 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, एकल कार्यपालिका। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, तो उनके आधार पर आपको सही ऑप्शन को चुनना था। और 31 का जो सही उत्तर है आपका डी, यानी कि उपर्युक्त वर्णित सभी तथ्य सही हैं। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। एमपीपीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? और 32 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। बीपीएससी प्री 1994 का प्रश्न है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 33 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समवर्ती समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। बताइएगा, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है। किसको क्रियाशील बनाता है ये आपको बताना है। और 34 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र। अगला प्रश्न है आपका कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या हुआ? यूपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। बताइएगा, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? यूपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव होता है, वो किसी वंश परंपरा के आधार पर नहीं चुना जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। बताइएगा 36 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और 36 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। यूपी पीसीएस में 2017 का ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। आईएएस प्री 1994 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? 37 का तो सही उत्तर है आपका वो डी है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है या विनिर्धारित करता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। यूपी पीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान कैसा है? और 38 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, नम्य यानी कि लचीला, अतः ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों को संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता
होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्य राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। यूपीपीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? और 39 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण आर, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। कूट, दोनों ए और आर सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। यूपीपीसीएस प्री 1995 का प्रश्न है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, क्या है? बिल्कुल है। तो कथन तो आपका सही होगा, सही हो गया। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। क्या कारण आर सही है? 40 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? देखिए कारण भी सही है, लेकिन ए जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 41। कथन ए, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण आर, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो यूपीपीसीएस प्री 1998 का प्रश्न है और सही ऑप्शन को आपको चुनना है। और 41 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए सही है परंतु आर गलत है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक रूप से संघवादिता नहीं है, लेकिन जो कारण दिया गया है भारत एक संघीय राज्य है, ये गलत है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है ये लिखा है, लेकिन भारत एक संघीय राज्य है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो ये दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। आईएएस प्री 2021 का प्रश्न है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 42 का, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? 42 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसका सही उत्तर है आपका ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में प्रमुख लिखित एवं कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय संसद आदि। ठीक है, तो ये भारतीय संघीय लक्षण है। और भारतीय संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि होना भी भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाता है। तथापि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने को ही प्रश्नगत विकल्पों में भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता मानना समुचित उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2015 का प्रश्न है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, इकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत की संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? और 43 का जो सही उत्तर है आपका वो सी, इकहरी नागरिकता। भारत में सिर्फ भारत की नागरिकता है, किसी राज्य की नागरिकता नहीं है। जबकि अमेरिका में जाएंगे आप तो आपको वहां की स्टेट की नागरिकता भी मिलती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन भारत में आपको सिर्फ भारत की इकहरी नागरिकता मिलती है। ये संघीय लक्षण नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, ये सब है। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका 44। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? और यहाँ पर आपको तकरीबन 8 तत्व दिए गए हैं और उनका आपको चयन करना है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा पुराना प्रश्न नहीं है और उसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। लिखित संविधान तो यह आपका संघात्मक है, कठोर संविधान संघात्मक है, संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक है, राज्यपाल की नियुक्ति ये एकात्मक तत्व है क्योंकि इस पर सिर्फ संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार का नियंत्रण है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये तो संघात्मक है।
राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये भी आपका एकात्मक हो गया। और संवैधानिक संकट आता है तो भी आपका ये क्या हो गया, एकात्मक हो गया। एक सर्वोच्च न्यायालय, ये संघात्मक। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चौथा, छठा और सातवां, ये भारतीय संविधान के एकात्मक तत्व है। अगला प्रश्न है आपका 46, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुत्व संपन्न है। विधायकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है और आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो जो आपका पहला बिंदु है कि संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, ये तो सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। और दूसरा है कि एकात्मक झुकाव को उसमें सशक्त मिश्रण है, तो ये भी सही बात है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है, बिल्कुल नहीं। जो आपकी राज्य विधायिका है वो जब कोई कानून बनाती है तो उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, तो वो आपका वहां पर रुक जाता है, केंद्र की एकात्मक बात आ जाती है। तो इसलिए आपका तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा है आपका विधायकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं, ये भी गलत है। तो आपका 1 और 2 सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 47, कथन ए, भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है। कारण आर, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का सही मान्य स्पष्टीकरण है। दोनों ए तथा आर सत्य हैं परंतु आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। आरएएस आरटीएस प्री 2013 का प्रश्न है। 47 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन। दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का सही मान्य स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपकी सही हैं और स्पष्टीकरण भी हैं एक दूसरे के। अगला प्रश्न है आपका 48, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए है आपका कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। कारण आर है, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। यूपी पीसीएस प्री 2009 का प्रश्न है और ये आपको बताना है 48 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और ये जो 2 कथन है वो आपका बिल्कुल सही है और आपका ये व्याख्या भी करता है कारण कथन ए की, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? S.A. डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। एमपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न। और 49 का जो सही उत्तर है आपका वो सी और डी दोनों होगा। महात्मा गांधी भी भारत में दल विहीन प्रजातंत्र चाहते थे और जयप्रकाश नारायण भी दल विहीन प्रजातंत्र चाहते थे, तो आपका ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। अगला प्रश्न है आपका 50वां, ये भी कथन और कारण पर आधारित है और आरएएस आरटीएस प्री 2013 का प्रश्न है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करना था। कारण आर, विविधताओं के सम्मंजन में से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। ए गलत है परंतु आर सत्य है। ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सत्य है परंतु आर गलत है। आरएएस आरटीएस प्री 2013 का प्रश्न है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 50 का और उसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो 50 का बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका 51, कथन ए है आपका कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। कारण आर है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित। कथन और कारण में क्या समानता है उसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है और बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, कथन जो है आपका कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। संविधान संशोधन होते रहते हैं। कारण आर है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं, ये भी आपका सही है। ठीक है, जैसी जरूरत होती है, जैसी परंपराएं होती हैं और उनके अनुसार, लोक कल्याणकार के अनुसार परिवर्तन आते रहते हैं, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है आपका 52 की कथन ए है कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण आर, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। आरएएस आरटीएस प्री 2013 का प्रश्न है,
ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है। कथन भी सही है और कारण आर भी सही है, तो आपका ए बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। बीपीएससी प्री 1992 का प्रश्न है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 54 का। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। आपको यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिखेगा कि भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, हो सकता है आपको इसका भी उत्तर आपको सही लगे। लेकिन क्या है कि एकात्मक जो सत्ता होती है, सरकार होती है, उसके कुछ लक्षण, सिर्फ कुछ लक्षण मिलते हैं भारत के संविधान में, लेकिन ज्यादातर संघीय लक्षण है। इसलिए आपको यहाँ पर बी ऑप्शन सही नहीं होगा। सबसे सटीक उत्तर आपका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। आईएएस प्री 2017 का प्रश्न है, बताइएगा 55 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, तो डी ऑप्शन आपका 55 का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दो कथन दिए गए हैं और एक कथन है, एक कारण है, और उस पर आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। आप सभी को विदित होगा कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे करना है। यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है, कथन है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। क्या कथन आपका सही है, ये आपको बताना है। कथन पूर्णतः सही है। कारण आर है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। क्या कारण सही है? कारण पूर्ण रूप से सही है, लेकिन जो दूसरा कारण बताया गया है उसका वाक्य तो सही है, लेकिन उसका अर्ध संघात्मक से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपका 57। यहाँ पर भी आपको कथन और कारण दिखेंगे और यूपी पीसीएस प्री 2007 का प्रश्न है। कारण ए है, यहाँ पर कथन होगा, कारण लिख गया है, कथन होगा यहाँ पर। कथन ए है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, बिल्कुल सही है, अभी आपको बताया गया है। कारण आर है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक, कारण आर। तो क्या दोनों सही है? क्या इसकी सही व्याख्या है? इसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। दोनों बातें सही हैं, इसलिए आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करते हैं। मिश्रित व्यवस्था है भारत में, संघात्मक और एकात्मक। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है, 58 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही है। प्रकृति में तो संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। अगला है आपका कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने, केसी व्यूअर ने, सर आइवर जेनसिंग्स ने या डी वसु ने? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? और 59 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए जी ऑस्टिन। और केसी व्यूअर ने जो कहा था, उन्होंने भारत का संविधान अर्ध संघीय कहा था। केसी व्यूअर ने भारत को अर्ध संघीय कहा है और जी ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद कहा है भारत के संघवाद को। अगला प्रश्न है आपका कि किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? यूपी पीएससी जीआईसी 2010, यूपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, केसी व्हीयर। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। बी आर अम्बेडकर, एमपी पायली, एलेक्जेंड्रो विक्स या केसी व्हीयर? यूपी पीसीएस मेंस 2005 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? तो भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। 61 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी हो जाएगा, केसी व्यूअर, जिन्होंने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से किस एक कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है?
डी बसु, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर या ए के अय्यर। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न है कि कथन किसका है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, और 62 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है आपका कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? हर्बर्ट साइमन, ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरनी या एफ डब्ल्यू रिग। झारखंड पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? और 63 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, हर्बर्ट साइमन। अगला प्रश्न है आपका कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? आईएएस प्री 2018 का प्रश्न है कि यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो यह स्वाधीनता के लिए खतरा है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? 64 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता भी नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, फ्रैंक मेरनी, एल्टन मेयो या गेबलर ऑसबॉर्न। झारखंड पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है और 65 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू रिक्स संबंधित हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इनक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? हर्बर्ट साइमन, पॉल एच एप्लेबी, सर जोसिया स्टॉप्स या हेनरी फेलो। झारखंड पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है और 66 का सही उत्तर है आपका डी, हेनरी फेलो। अगला प्रश्न है आपका यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसका है? झारखंड पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है और 67 का जो सही उत्तर है आपका सी है, डब्ल्यू डी डानहम द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? तो 68 का तो सही उत्तर है आपका वो सी है, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो तो वो गणतंत्र नहीं। अगला प्रश्न है आपका 69, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। आईएएस प्री 2018 का प्रश्न है और आपको बताना है 69 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा है? शक्तियों का परिसीमन बिल्कुल सही बात है, विधि के शासन में आता है। विधि के समक्ष समता विधि के शासन के अंतर्गत आता है। और जो तीसरा सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये विधि का शासन नहीं है बल्कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार ये विधि का शासन है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, 1, 2 और 4। प्रोफेसर डाइसी ने 1885 में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के में विधि के शासन के निम्न 3 लक्षण बताए हैं। एक तो बताया है विधि की सर्वोपरिता, यानी कि विधि सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है। दूसरा है विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि के लिए सभी समान है और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। तीसरा है विधिक भावना की प्रबलता। इसका तात्पर्य है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार, स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। अगला प्रश्न है आपका 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबिंब लगाती है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। केवल एक और दो दोनों, केवल 2, ना तो 1 और ना ही 2। आईएएस प्री 2014 का प्रश्न है, बताइएगा 70 का कौन सा ऑप्शन सही है। और 70 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा होगा? वो आपका बी होगा, केवल 2। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है वो संवैधानिक सरकार है। ठीक है, पहला नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है?
विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार? आईएएस प्री 2020 का प्रश्न है और 71 का तो सही उत्तर है आपका वो डी है, सीमित सरकार। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इसके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाते हैं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? आईएएस प्री 2019 का प्रश्न है, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर या स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर? 72 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है और सही उत्तर है आपका डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। अगला प्रश्न है आपका कि समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ अर्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है या विचारधारा का अभाव है? आईएएस प्री 2017 का प्रश्न है कि समाज में समानता के होने का निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है और सही उत्तर है आपका ए, विशेषाधिकारों का अभाव। जहां पर भी विशेषाधिकार होंगे वहां पर समानता कभी पैदा ही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के पास अगर कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं तो वो असमानता पैदा करेगा। समानता का एक सामान्य अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, केवल 3 तथा 4, केवल 2, 3 तथा 4, केवल 1, 3, 4। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? और 74 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, केवल 3, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति। किसी विधेयक पर कोई भी कार्रवाई सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति के सापेक्ष छोटी है क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समयावधि का उल्लेख नहीं है। एक डाक विधेयक आया था, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय, और उसको तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पॉकेट वीटो करके रख लिया था। 75 दूसरे प्रशासनिक आयोगों के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? शासन में नैतिकता, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, ई शासन का बढ़ावा या स्थानीय शासन? झारखंड पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? और 75 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, नागरिक केंद्रित शासन, शासन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? अंतरराज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, उपरोक्त सभी? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर कौन सा होगा आपका? इसका सही उत्तर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकताओं को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित संस्थानों को आवश्यक माना गया है, तो ये सभी संस्थान आवश्यक। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, और अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है जो संघ और राज्य दोनों के लिए होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? 1960 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में या उपरोक्त में से कोई नहीं? यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 1980 के दशक में। अब 1980 के दशक में ऐसा क्या हुआ? 1980 के दशक में ऐसा हुआ कि जब देश आजाद हुआ था तो ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार थी, क्योंकि तब अकेली पार्टी थी, इतनी पुरानी पार्टी थी, उसी के पास सत्ता थी, उसी के पास अंग्रेजों का सपोर्ट था क्योंकि अंग्रेजों से उनके संबंध थे, उन्हीं के पास पूरी ताकत थी, पूरा पैसा था। अन्य किसी पार्टी के पास ना तो तब धन था, ना ही इतने लोग थे, ना ही इतना बड़ा संघ था। तो ज्यादातर राज्यों में उनकी ही सरकार थी।
लेकिन जब नेहरू गए, इंदिरा गई और कुछ पुराने कांग्रेस नेता गए तो कई छोटे दल अन्य राज्यों में पनपे और 1980 के दशक में फिर उनके भी अधिकार क्षेत्र बढ़े और हकीकत में केंद्रीयता से संघवाद की ओर सत्ता खिसकी भारत। तो ये रहा आपका टॉपिक। थोड़ा कठिन टॉपिक लगा होगा आपको, आप जो सामान्यतः प्रश्न पढ़ते हैं उस प्रकार के प्रश्न इसमें नहीं थे। भारत की शासन प्रणाली, परीक्षाओं में सभी प्रश्न पूछे गए हैं और हर बार एक दो प्रश्न इस प्रकार के आते हैं शासन प्रणाली से जुड़े हुए। तो इन सबको प्रश्न को देखकर आपको निश्चित रूप से एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि परीक्षा में अगर कठिन प्रश्न आए, कुछ घुमाकर प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर किस प्रकार देना है। यूपी पीसीएस, आरओएआरओ, बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की सीरीज का ये चौथा वीडियो था और निश्चित रूप से आपने ये वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।